देखो उसमें तो चैप्टर 6.2 को स्टार्ट करने से पहले क्या चाहिए कि दो प्रमेय होता है, ठीक है, इसको समझना पड़ेगा क्योंकि सारा हिसाब इसी पे आधारित है। ये का सूत्र, ये प्रकार से एक प्रमेय का मतलब क्या होता है, एक सूत्र है, फार्मूला है, उसी को प्रमेय बोलते हैं। तो आखिर सूत्र किस टाइप का होगा, है ना, तो वही सूत्र की बात यहाँ पर लिखा गया है, इसको बोलते हैं कथन। कथन मतलब जो भी स्टेटमेंट दिया गया, मतलब कि त्रिभुज और उसके रेखा के बीच जो भी संबंध बताया गया था, किसके द्वारा, थेल्स के द्वारा, है ना, वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी थेल्स का यही कहना था, इसको किसका कहना था, थेल्स का कहना था। और इसी प्रमेय को प्रमेय 6.1 भी बोलते हैं। इसका एक नाम और होता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता नियम, पातिकता प्रमेय, नियम नहीं प्रमेय बोलते हैं, ठीक है, प्रमेय। तो कहीं ना कहीं थेल्स प्रमेय को ही दूसरा नाम क्या बोला गया है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय या प्रमेय 6.1, चूँकि जो बुक में है 6.1 में लिखा गया था, है ना। तो थेल्स का कहना क्या था, उन्होंने त्रिभुज के बारे में क्या बात कहा, देखो इसमें क्या लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, किसके समांतर, एक भुजा के समांतर किसी त्रिभुज, चाहे त्रिभुज कैसा भी हो, समकोण, विषमबाहु, अधिकोण, कोई भी त्रिभुज, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ त्रिभुज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। ये क्या बन गया, बन गया त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम दे दिए ए, बी और सी से। बोला इस त्रिभुज में एक भुजा के समांतर तीन भुजा है, किसी का भी समांतर पकड़ सकते हैं, उसके समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ए अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब समझ नहीं आया होगा, अब देखना इसी बात को हम इस चित्र के माध्यम से बताते हैं। इसमें लिखा हुआ किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, चलो मान लिया कि हम BC के समांतर एक भुजा खींच रहे हैं, ठीक है। तो इस समांतर मतलब क्या होता है, बिल्कुल एक ही दूरी पे चलना चाहिए, वो वही समांतर होगा ना। तो BC के समांतर एक भुजा खींचने का मतलब हुआ इस प्रकार की लाइनिंग होगा, है ना। अगर ये BC हुआ तो इसको क्या ले लें, D और E कर लेते हैं। तो DE नाम का एक रेखा है जो BC का क्या होगा, समांतर होगा। अब इसमें क्या करना है, समांतर अन्य कि एक भुजा के समांतर अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, तो जब इसके समांतर DE खींचे तो ये AB को किस बिंदु पे काटा है, प्रतिच्छेद किया, D बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, AC को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, E बिंदु पे प्रतिच्छेद किया। वही कहने का मतलब था, जब किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींचेंगे ना, अन्य जो भुजा बच गया उसको दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, कर तो रहे ना, D को D में को E में, है बात समझ में। वही कथन था कि दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए अगर एक रेखा खींची जाए, एक रेखा खींचे है D नाम का खींचे है ना, तो ए अन्य दो भुजाएं, अन्य का मतलब क्या हुआ, जिसका समांतर है उसको छोड़ दो और जो बच गया उसी को अन्य बोला गया। तो BC को छोड़ दो तो अन्य क्या बच गया, AB बच गया और AC बच गया, है ना, उसी के लिए अन्य का यूज किया गया है। अन्य दो भुजाएं बोला एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, मतलब एक जब से एक काटा बीच में तो ये कट गया ना, बट गया, तो ये जो बटा बोला कि दोनों का अनुपात एक ही होगा, एक ही अनुपात में विभाजित मतलब एक ही अनुपात में बट गया, है बात समझ में। अब कैसे बट गया, इसका कहने का मतलब हुआ अगर ये जो DE है, तो इसका मतलब एक ही बात समझना, अगर DE BC का समांतर हुआ, अगर लिखा हुआ ऐसा है, इसका मतलब क्या बताया था इन्होंने कि इसका अनुपात एक ही होगा। इसका मतलब AD अनुपात मतलब क्या होता है, बटा करके निकालना है, AD बटे DB, ये हुआ इसका अनुपात, इसी के बराबर इसका अनुपात भी निकलेगा, सेम टू सेम। तो AE बटे EC कर सकते हैं, आवाज समझ में। बोला कि ऐसा होगा अगर हम समांतर बोलते हैं, समांतर होगा तो ऐसा कंडीशन बोला कि कौन बोला कि थेल्स बोला कि तब ई नियम लागू हो जाएगा। अगर हम समांतर देंगे तो ये बात निकलेगा, है बात समझ में। इसी बेस पर इसको घुमा फिरा के जैसे तैसे भी लिख सकते हैं, जैसे तैसे का मतलब हुआ इधर जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा सेम का सेम प्रोसेस इधर भी उसी मेथड से बनाना पड़ेगा। अब इसमें क्या किए थे, हम हाफ हाफ लिए थे AD DB, तो वहाँ पर भी हाफ हाफ किए AE EC। हो सकता है इसमें एक बार पूरा ले लिया जाए AB, एक बार में हाफ लेंगे AD,
ऐसा भी कर सकते हैं ना। तो क्या निकलेगा, इधर भी पूरा होना चाहिए ए सी, और फिर क्या होगा ए ई, सेम सेम, ये भी बात सही है। कहने का मतलब इधर जिस डिजाइन का रहेगा, जिस कैटेगरी का, दूसरे भुजा में भी सेम कैटेगरी का होना चाहिए, तो अनुपात बराबर हमेशा निकलेगा। ऐसा कब संभव है, जब डी ई बी सी का समांतर होगा तभी संभव है। ठीक है यहाँ तक ना। इसको अगर चाहेंगे कि हम पहले पूरा ले लें और नीचे का हाफ ले लें, वो भी संभव होगा। ए बी बटे डी बी, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस ले लो, ए सी बटे ई सी, ये नहीं होगा। है बात समझ में। अगर हम बोले कि पहले डी बी लेंगे बाद में ए डी लेंगे, वो भी ले लो, उल्टा हुआ ना। इधर भी ई सी यही है ना। तो ये सभी मान निकल जाता है किससे, जब ए पता चले कि डी ई बी सी का समांतर है। इसी को बोलते हैं एक ही अनुपात में विभाजित होना। मतलब इसको बटा करके जो भी अनुपात निकलेगा, यही अनुपात इसके बराबर में निकलेगा। चाहे इसके जिस भी फॉर्मेट में लगा दें, या हाफ हाफ कर दो, इधर भी हाफ हाफ लेंगे। अगर पूरा हाफ, इधर भी पूरा हाफ, आपस में बराबर। अगर नीचे का छोटा ऊपर का बड़ा, पूरा फिर बड़ा, तो इधर के भी इधर भी मतलब ई सी, पूरा ले लो ए सी भी बराबर निकलेगा। ऐसा समझ बात ना। तो बोला कि ये जो थेल्स था यही बताया था कि ऐसा हो जाएगा, तो उसी बता दिया ना। आप लोग कैसे मानेंगे इस बात को, ऐसा हो जाएगा, सिर्फ कहानी थोड़ी होता है, वो दिखाना पड़ेगा करके ना। तो इसको दिखाना पड़ेगा कि अगर तुम बोला कि अगर डी ई समांतर बी सी का होता है, तो यहाँ इस बात में कितना सच्चाई है, तब तो किताब में छपाई उसका हुआ सही था तब तो उन्होंने क्या किया, इसको मेथड से निकाल के दिखाया कि बराबर क्यों होगा, इस प्रकार से क्यों निकलेगा। है बात समझ में। तो उसी चीज़ को फिर दोबारा इसमें बनाना पड़ेगा। ये देखो तरीका क्वेश्चन है, अगर इस प्रकार से पूछता है तो इसको बनाना पड़ेगा। 5 नंबर का सवाल है। ठीक है, ये समझो कि एक प्रकार सूत्र होगी। इस बात को याद रखना, इतना को याद ही रखना है। ठीक है, याद नहीं भी रहेगा तो बस यही कॉन्सेप्ट से याद रखना कि अगर किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींचा हुआ है, तो जिसमें कटेगा ना उसको एक समान अनुपात में विभाजित करेगा, यानी एक ही अनुपात में दोनों भुजा आपस में बढ़ जाएगा या कट जाए, मतलब विभाजित हो जाता है। बस यही बात था, इसी बात को यहाँ पे लिखाया गया था। ठीक है, तो जैसे भी हो इस बात को थोड़ा सा याद रखना है। हो सकता है इसी मेथड से ऑब्जेक्टिव सवाल भी बन जाता है बहुत सारा। ठीक है, बनेगा इसी मेथड से बनेगा, आएगा सवाल अभी। तो इसको भी बताना पड़ेगा हमको, ये कैसे प्रूव्ड होगा, ये बात कैसे निकलेगा, है ना। तो ये अभी समझाया गया था, इसको मिटा के फिर से करते हैं। समझना। अब जो है बनाने के लिए थोड़ा तरीका देखना कैसे कैसे लिखना पड़ता है। और बोलेगा क्वेश्चन कैसे रहेगा, क्वेश्चन रहेगा कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें या थेल्स प्रमेय को प्रमाणित करें, इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा। तो सबसे पहले कथन लिखेंगे, इतना बात तो लिखना ही पड़ेगा, ये तुमको क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इसको याद करके खुद लिखना पड़ता है। हर बात समझ में। कथन लिख दिए, उसके बाद लिखो कि इसमें क्या क्या दिया गया था, दिया गया है, डिसमार्क देना। क्या क्या दिया गया था, तो बोला गया था किसी त्रिभुज मतलब एबीसी त्रिभुज हो गया। त्रिभुज एबीसी में क्या हो गया, डीई समांतर बीसी। डी किसका समांतर हुआ, बीसी का समांतर हुआ। तो डीई समांतर बीसी, हाँ बीसी। ठीक है, जो भुजा ए बी को डी पर है ना हुआ, जो भुजा ए बी तथा ए सी, उधर वाला भुजा क्या हो गया, ए सी हुआ। ए सी को क्रमशः मतलब पहले चर्चा किस बात का है, ए बी का है, तो ए बी वाला बिंदु लिखना है, वही होता है क्रम से। तो ए बी के लिए डी में काट रहा है ना, जो क्रम से डी तथा उसका क्या हो ई, बिंदु पर क्या किया, प्रतिच्छेद करता है, ये करती है। चलो, तो इतना बात जो है इतना ही लिखा हुआ था। कहाँ पर जो प्रमेय था, बोला कि हम तुमको वैसे ही बात बता रहे हैं कि डी ई एक समांतर होगा बीसी का,
और समांतर तो कहीं ना कहीं कटवे करेगा ना। तो 2 बिंदु दे दिए कि मान लो कि डी और ई में कट गया। अब तुम निकाल के दिखाओ, इतना बात तो दे दिया। अभी कैसे सही होगा कि ए डी बटे डी बी होगा बराबर ए ई बटे ई सी होगा, ये बात निकालना है। तो रचना लिख लेते हैं। रचना में क्या करना पड़ गया हमको, बोलो। बी को ई से मिला दिए, बी को ई से मिलाया तथा सी को डी से, उसके बाद क्या होगा, सी को डी से मिलाया गया, सी को डी से मिलाया। यहाँ तक काम कंप्लीट है। इसके अलावा और क्या काम किए, इसके अलावा और काम किया गया कि यहाँ जो ई था, ई को क्या किए, ई से पी पे लम डाले और डी से क्यू पर, डी क्यू पर नहीं, डी क्यू लम डाले किसके ऊपर, ए सी के ऊपर। यही एक ही बात हुआ कुछ भी। तो यहाँ पे बोल सकते ई पी लम, मतलब इस प्रकार ये पहचान होता है लम लिखने का। हाँ, किसके ऊपर लगाया गया है, ए डी के ऊपर, ए डी के ऊपर। चलो पूरा पूरा ए भी कर दें क्या, एक ही बात हुआ। हाँ ए बी ए भी हो गया। ई की आई वाला किसके ऊपर है, डी क्यू किसके ऊपर है, इसमें तथा ई पी लम ए बी और कर देते इसमें डी क्यू लम किसके ऊपर, ए सी के ऊपर डाला। समझते हैं ना, क्या चीज़ का डाला, इन होगा। हाँ, तो एक काम हुआ, रचना को एक्स्ट्रा अपने से किया गया है। अब उसके बाद चालू होता है अपना काम बनाने का, ठीक है। उपपत्ति, ठीक है। उपपत्ति मतलब हो गया। अब यहाँ से बनाना चालू करेंगे, कैसे कैसे बनेगा, प्रमाण जिसको बोलते हैं। देखो अब उपपत्ति क्या है, अब कैसे बनेगा, तो यहाँ में ध्यान देना। इसके लिए 2 त्रिभुज को लेना पड़ेगा। पहला त्रिभुज क्या हो गया, ए डी ई त्रिभुज है। सेकंड क्या होगा, पूरा नहीं पकड़ेंगे, डी बी ई ए डी ई हुआ ना। बस 2 त्रिभुज चाहिए, बस यही ध्यान रखना कि हम त्रिभुज कौन सा पकड़ना है। जो इधर से त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज डी बी ई में, इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ किसका, त्रिभुज किसका, एरिया मतलब क्या होता है, एआर मतलब क्षेत्रफल, एरिया हो गया। किसका निकालेंगे, इसका, ए डी ई का। तो ए डी ई का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, त्रिभुज क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, उसके बाद पूरा बोलो 1/2। उसके बाद आधार गुना शीर्षलंब, आधार गुना ये होगा शीर्षलंब। तो आधार क्या है इसमें, देखो तो किसमें, किसके लिए, ए डी ई के लिए आधार कौन कहलाएगा, ए डी ई। आधार उसी को बोलते हैं जहाँ पे 90 डिग्री क्या होता है, खड़ा होता है। मान लो एक त्रिभुज हो गया, यहाँ पे लंब डाल दिए 90, तो यही ना आधार कहलाएगा, हाँ नीचे वाला, ठीक है। आधार में हमेशा क्या 90 डिग्री का कौन बनता है। तो आधार का मतलब क्या कहेंगे, इसको ए डी बोल सकते हैं। चलो ए डी बोलेंगे सर, नीचे बताए तो त्रिभुज ऐसे घुमा हुआ है, देखो तो 90 कहाँ पे गिरा हुआ, ऊपर न है, ये ना होगा, जहाँ पे 90 गिरे वही ना आधार होगा। हाँ, अब आधार हुआ ए डी, इसका अब उसके बाद क्या था, 1/2 इंटू आधार गुना शीर्षलंब। तो शीर्षलंब का लंबाई कौन होगा, कौन कहलाएगा, शीर्षलंब मतलब किसको बोलते हैं, जो बिल्कुल 90 डिग्री में खड़ा होता है वही ना होता है शीर्षलंब। तो 90 डिग्री इसमें कौन सा खड़ा है, देखो 90 डिग्री में इसमें जो है ये जो पी ई हुआ है ना खड़ा हुआ है, देखो तो 90 है कि नहीं। तो यही रेखा क्या हो गया, लंबाई हो गया इसका, लंबाई ना ऊंचाई हो गया इस त्रिभुज के लिए, हुआ ना हाइट। तो उसका नाम क्या हो गया, पी ई। तो ठीक है, इसको समीकरण नंबर क्या ले लेते हैं, 1।
उसके बाद सेकेंड त्रिभुज क्या था, DBE था। त्रिभुज DBE इनका बोलो क्षेत्रफल क्या निकलेगा, 1/2। इनका आधार क्या होगा, DBE, तो उधर चला गया ना। DBE देखो त्रिभुज सेम है, नहीं सेम नहीं था, क्या लिख दिए DBE। अच्छा DBE, अब ये त्रिभुज आ गया, ये बोला ये ना आया। इसका बोलो आधार कौन होगा, आधार DB है DB होगा ना। क्यों होगा DB, क्योंकि 90 डिग्री इसी बगल, यही बगल में बना हुआ है, यही भुजा नहीं गया यहाँ से यहाँ तक, तो वही आधार कहलाएगा इसका, है बात समझ में। तो इनका आधार क्या होगा DB, ठीक है। इनका शीर्षलंब कौन सा होगा, DC बोलो शीर्षलंब DC में कहीं 90 डिग्री है, नहीं तो कैसे ऊंचाई नापेंगे। तो ऊंचाई का मतलब अगर बोलेंगे इस बोर्ड का ऊंचाई कितनी है, कैसे नापेंगे, इसको ऐसे ऐसे नापेंगे, तिरछा तिरछा नहीं नाप सकते ना। ऊंचाई मतलब सीधा से तब ना परफेक्ट ऊंचाई निकलेगा, हाँ इतना ऊंचाई का है। तो ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री का ही होता है। तो इस त्रिभुज में 90 डिग्री वाला कौन कहाँ पर है बोलो तो, नहीं ना है, समझना। मान लो एक त्रिभुज तुमको इस प्रकार से बना दिए, ऐसा त्रिभुज, बोलो एक इसका हाइट कितना है, इधर से कैसे पता कर सकते हैं। पहले इसको ऐसा रखो सामने, तो इसका हाइट निकालने के लिए यहाँ पे नहीं कर सकते, नहीं इधर होगा, है ना। या तो बिल्कुल बीच यहाँ से मतलब 90 डिग्री ऐसा खींच तक यहाँ पे 90 डिग्री बन जाए तब तो हाइट निकलेगा। यहाँ पर नहीं है तो कहीं से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से लंबाई ऊंचाई देखो, अगर बिल्कुल सीधा ऊंचाई नाप रहे तो ही ना इसका हाइट होगा। सीधा मतलब यहाँ पे कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा। तब यही इस त्रिभुज का क्या होगा, शीर्षलंब या फिर ऊंचाई होगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू हुआ है। ये जो त्रिभुज है इसमें कहीं पर भी 90 है क्या, नहीं। यहाँ एक लाइन जो गया हुआ इस यहाँ से यहाँ तक में कितना का है, यही ना लंब हुआ। और DBE का E बिंदु से निकला हुआ है, तो ये जो ऊंचाई हुआ ये DBE का भी होगा, ठीक है। तो यही शीर्षलंब जो है DBE के लिए ये भी लागू हो जाएगा। तो इनका भी शीर्षलंब क्या हो गया, PE होगा, तब कहने मतलब हुआ। समीकरण नंबर क्या हुआ, 2। ये तो ठीक है। अब यहाँ में क्या डाउट है ये बताओ, अभी जितना भी बताया गया ये नहीं यहाँ से उपपत्ति से डाउट है, अभी भी डाउट है इसमें, तब डाउट है तो ज़्यादा यहीं पे समझ ना। डाउट नहीं, आप और किसी से पूछ लीजिए अगर ऊपर से होगा तो किसी को। ये तो ये रटना है, इसको याद करना है समझते हुए, जैसे भी हो कथन है उनका। और जो बात था वही बात लिखा गया था कि त्रिभुज ABC में बोला गया कि एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचेंगे। तो वही DE खींचा गया जो कि BC के समांतर था, बोला गया था समांतर होना चाहिए, बोला गया था। तो समांतर ही खींचेंगे, समांतर खींचेंगे तो किसी न किसी को तो काटवे करेगा वो ना। वही बोले जो क्रमशः भुजा AB तथा AC को क्रमशः बिंदु कहाँ D और E पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। यही बात है, यही बात को जमा के लिख दिए, ठीक है। अब रचना थोड़ा करना पड़ेगा, ये सब ध्यान रखना है। रचना क्या करना पड़ेगा, तो B को E से मिलाएंगे, C को D से ही मिलाएंगे, और एक यहाँ से लंब डालना पड़ेगा AC के ऊपर, या D से डालना पड़ेगा, सॉरी E से डालना पड़ेगा AB के ऊपर, D से डालना पड़ेगा AC के ऊपर 2 लंब, है ना। वही बात लिखा हुआ था। B को E, C को D से मिलाया तथा EP लंब का यही स्टाइल लिखने का होता है। AB तरीका मतलब जो भी हो, DQ लंब किसके ऊपर हो गया, AC के ऊपर डाला गया है। इतना काम खुद से एक्स्ट्रा किए हैं। अब यहीं से रही बात बनाने का, कि कैसे बनेगा। तो बस बनाने का तरीका याद रखो कि इसके लिए 2 त्रिभुज पकड़ना पड़ेगा। पहला त्रिभुज हो गया ADE, और क्या लेंगे DBE, ये ना हुआ। बस इसको ध्यान रखना, और बताएंगे ना फिर कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों किए हैं। ये छोटका त्रिभुज शिवालय मतलब मंदिर जो क्या तिकोना जो रहता है, और एक इधर वाला है, बात समझ में। इतना पकड़ेंगे और दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो क्षेत्रफल ADE का निकाले, जो सूत्र होता है 1/2, आधार तो AD हुआ था, शीर्षलंब तो PE हुआ था। क्लियर है, यहाँ देख के करना। सेकेंड त्रिभुज DBE इनका शीर्षलंब कौन होगा, आधार कौन होगा। आधार मतलब जिधर मेरा लंब होगा वही आधार कहलाएगा, यही साइड में आधार हुआ। त्रिभुज था DBE, तो DB में तो हम तो AD नहीं पकड़ सकते हैं, DBE के लिए अधिक से अधिक DA भी ना होगा, तो वही आधार हुआ DB। अब रही बात ऊंचाई का, तो इस त्रिभुज का ऊंचाई कौन हुआ, ये ना ऊंचाई हुआ, इसका नाम क्या हुआ PE, वही PE लिखा हुआ, और क्या दिक्कत है। ठीक है, यहाँ तक पहले इसको कॉपी करो, फिर अगला कुछ बताते हैं। यहाँ देखो, इसमें क्या हुआ, जल्दी बैठो।
अरे तार भी गजबी हाल, अब गिर भी जाती है लड़की। लो भाई भाई के यार कितना चुप वाला है कितने कुत्ते हैं तुमने। अब देखो ये लोग हाइट यहाँ मेजर हो गया। भाई गए इधर अच्छा नहीं आया, अच्छा नहीं सर ठीक है आप हाइट बहुत कम है। रहने दो अब चलो आवाज बंद करो। अब इस पे आते हैं, यहाँ पे देखा जाए। अभी तो मेरे पास समीकरण 1 और 2 निकल गया है। अब क्या करो, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देना। समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या करने पर, भाग देने पर। तो समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, ठीक है। तो एक भाग देने मतलब जिससे भाग दें वो बटे के नीचे आता है। तो किस में भाग देंगे, 1 में देंगे ना। तो 1 वाला बात ऊपर आना चाहिए। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE ऊपर रहेगा, ADE नीचे। तो इनका क्या था राइट हैंड में, 1/2 AD इंटू PE, 1/2 AD इंटू PE। एक नंबर का था। दूसरा क्या निकला, हमेशा से जब एक को दो हिस्से भाग देंगे। हाँ DBE था ना, त्रिभुज DEB। इनका 1/2 DB इंटू PE, DBE सर। तो आप लिखे क्या है, DEB DBE। तो 1/2 DB इंटू PE। यहाँ तो ठीक है ना। जब भाग दिए तो कुछ ना कुछ तो कटेगा ही आपस में। कौन कौन कटेगा, PE कहानी प्लेन, 1/2 कहानी प्लेन। क्या बच गया तब, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBE। ठीक है। इसका मान क्या क्या रह गया, AD इंटू AD बटे DB ही बच कर रहेगा, AD बटे DB। नहीं एग्जाम्पल है। अब समझो, ये समीकरण लास्ट हो गया। समीकरण नंबर 2 था तभी तक ना। अब इसको क्या कर लिए, समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गया। या तो ठीक है, एक स्टेप पूरा हुआ। क्या हो रहा है, इसके अलावा और स्टेप चलो पुनः क्या पकड़ते हैं, एक त्रिभुज पकड़ते हैं फिर से, AD क्या था E। हाँ त्रिभुज ADE तथा ADE हो गया। देखो आप ध्यान देना, अभी लिए थे त्रिभुज, इधर का त्रिभुज पकड़े थे ना DBE। अब लेंगे उधर का त्रिभुज, क्या नाम होगा इसका, DEC। एक था DBE, अब लेंगे DCE, एक ही बात है। तथा त्रिभुज DCE था ना E में। अब इन दोनों का क्षेत्रफल निकालो, क्या क्या हो सकता है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज किसका हो गया, ADE का मान बोलो क्या क्या निकलेगा, 1/2 इंटू आधार। अब ADE के लिए आधार कौन सा होगा, ADE के लिए कौन आधार होगा। देखो यहाँ पे 90 होगा ना लंब है। तो देखो इस त्रिभुज में AD में 2 लंब है, इसका मतलब आधार भी 2 को होना चाहिए, आधार भी 2 को इसका है। आई बात समझ में। अभी तक हम क्या किए थे, इसलिए पिछले वाला में AD को आधार लिए थे हम, लेकिन आधार ये इस AD के अंदर तो लंब E भी ना कहलाएगा, DQ। तो कहने का मतलब हुआ AB भी तो AE भी तो लंब इसका आधार हो सकता है। हाँ, होगा ना। अब जब त्रिभुज मेरा E इधर का था, इसको आधार पकड़े थे। अब त्रिभुज लिए DCE, उधर ना त्रिभुज आ गया। अब आधार पकड़ेंगे उधर वाला ही। बस यही बात पर ध्यान लगा करके कि कौन किधर का त्रिभुज ले रहे हैं और कौन सा आधार हमको लेना है। तो इसके लिए आधार कौन कहलाएगा। अब यहाँ पर भी लंब है तो AE इसका क्या हो गया, आधार हो गया। हाँ AE। और लंब कौन होगा, अगर आधार AE पकड़े हैं तो लंब तो DQ होगा, सीधा सी बात है ना। लंब हो गया DQ। समीकरण नंबर 3 था, क्या वो निकल गया है 4। फिर से निकालो सेकेंड पोजीशन किसका, अब DCE का। त्रिभुज DCE का क्या निकलेगा, 1/2 गुना आधार कितना है, इसका आधार पकड़ो। इसका DCE का आधार कौन होगा, DCE। तो इस त्रिभुज में ऊंचाई कहाँ से नापेंगे,
ये है ना ऊंचाई, ये ऊंचाई चाहिए, ठीक है। ऊंचाई चाहिए इसका इधर वाला, क्योंकि त्रिभुज यहाँ से इधर नहीं था, डी सी ई ये त्रिभुज था ना, तो इसको ऊंचाई से नाप सकते हैं ना। हाँ। तो इसका ऊंचाई होगा इधर, तो आधार भी तो इधर का कहलाएगा ना। हाँ। तो आधार कौन कहलाएगा इसका? ए सी कैसे हो गया? ई सी ना होगा, त्रिभुज मेरा डी सी ई तक का ही है, तो आधार ई सी ही कहलाएगा। तो आधार हो गया ई सी, इनको बताएंगे फिर बाद में। अब इसका ऊंचाई कितना बताओ। अगर ई सी आधार हुआ तो ऊंचाई तब यही बगल का होना चाहिए, ऊंचाई तब तो डी क्यू ही कहलाएगा इसका भी, ठीक है। समीकरण नंबर कितना हो गया? 5। अब समीकरण 4 में फिर 5 से क्या करेंगे? भाग देने पर 10 समीकरण तक पहुंचाइए सर। समीकरण 4 में 5 से भाग देने पर, यहाँ तक ठीक है। तो क्या क्या निकलेगा? एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई 1/2 ये ई गुना डी क्यू। कितना नंबर? समीकरण नंबर 4 था। बटा करो जिससे भाग देना हमको। एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा? डी सी ई, डी सी ई कितना मान निकलेगा? 1/2। इसका आधार कितना था? ई सी, इनका डी क्यू तो सेम सेम हो गया। यहाँ पर डी क्यू कट गया, 1/2 कट गया, तो क्या निकल गया? एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे त्रिभुज क्या हो गया? डी सी ई बराबर क्या निकल गया? ए ई बटे ई सी, ये ई बटे ये। समीकरण में कितना आए? बात समझ में? अब एक स्टेप पकड़ते हैं, नहीं पकड़ा जाए। एक कंडीशन होगा। अभी समीकरण नंबर ध्यान देना, समीकरण नंबर क्या था? 6 नंबर का और 3 नंबर से दोनों में कुछ बराबर हो रहा है क्या? बराबर हो जाता तो थोड़ा सा अंतर हो रहा है। ए डी ई बिल्कुल सेम से मैच कर गया, लेकिन यहाँ पर डी बी ई था, यहाँ पर डी सी ई था, यही तरह उधरा कर दिया, नहीं तो आराम से बराबर हो जाता। नहीं, अब इसको ठीक करना है, नीचे बिगड़ा हुआ है, ठीक है। वो कैसे ठीक होगा? हाँ, तब इनका एक कॉन्सेप्ट होता है। क्या कॉन्सेप्ट होता है? समझ लो कि ये खत्म नहीं होगा क्या सर? एक ही आधार कमर पेन तथा एक ही आधार दो समांतर रेखा के बीच, अब हल्ला नहीं, के बीच रेखा के बीच बने दो त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है। जो परिमेय कहीं पर रहेगा ना, परिमेय थोड़ा सा लॉन्ग होता ही है ना, परिमेय थोड़ा सा लॉन्ग आता है। हाँ, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सब चीज़। 5 नंबर वाला सब्जेक्ट समझो, इसमें दो त्रिभुज का क्षेत्रफल अब यहाँ पे समझना कॉन्सेप्ट क्या है। ये नियम हुआ, क्या नियम था? कि एक ही आधार तथा दो समांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ऐसा क्यों लिखे? ऐसा इसीलिए लिखे क्योंकि हमको त्रिभुज डी बी ई और त्रिभुज डी सी ई को दोनों को एक बराबर करना था। देखो डी बी ई क्या था, कहाँ पर है? डी बी ई, इनके बीच में एक भुजा क्या हुआ? डी ई आया हुआ, आया है ना। दूसरा त्रिभुज पकड़ो, डी सी ई, डी सी ई, इसमें भी कहीं ना कहीं डी सी आया हुआ है, आया। तो दोनों का एक ही आधार हो गया, इसके लिए भी डी सी हुआ, इसके लिए भी डी सी हुआ, सेम सेम हो गया। और एक कंडीशन कि दोनों रेखा समांतर होना चाहिए, तभी क्षेत्रफल बराबर होगा, नहीं तो क्षेत्रफल बराबर नहीं होगा। तो समांतर था ये ना, है बी सी समांतर डी सी, तो पहले बी सी समांतर डी तो पहले से था। तो दो समांतर रेखा भी हो गया और दोनों एक ही आधार पर है। तो कहने का मतलब जब दोनों त्रिभुज बनेगा इनके बीच का, वो दोनों क्षेत्रफल में आपस में बराबर होगा। इस कारण से बता सकते हैं हम इसी रूल के अनुसार से, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार से, कि एरिया ऑफ त्रिभुज जो था इसका डी बी ई, हवाई नहीं,
ज्यामिति से पहली बार भेंट हो रहा है क्या? क्या लिखा सर? एरिया AR त्रिभुज DBE, सेकेंड क्या था DCE, यानी कि ये DCE, ये दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या निकलेगा? बराबर निकलेगा। DCE ये तो ठीक है। हो गया सर। इसीलिए इसमें लगा देते हैं उसको हम। अब आई नहीं एरिया ऑफ त्रिभुज। एक काम करो, यहाँ तक जो थोड़ा उतारो तो पहले, छोटा हो जाएगा। और कितना बड़ा होगा सर? और थोड़ा सा है आधा पेज, तो सर जो समझना इसमें। तो क्या करवाने के विचार था? हाँ अच्छा, वो भी मिट गया क्या उधर? समझना। अब यहाँ पर जो निकला हुआ था, क्या निकला था एक? अब ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या था? बराबर था ना? किस कंडीशन जो लिखाया गया था? अब समीकरण चलो इसके बाद से हम यहाँ प्रोसेस करते हैं, ठीक है? यहाँ पे ध्यान देना, चूंकि इसीलिए कर सकते हैं। क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है? क्या था? एरिया ADE, समझना। एरिया DCE, त्रिभुज D, ये बात त्रिभुज। अच्छा इसको नहीं लिखना है, DBE। छः सात ऊपर सर एक 3, क्या? ऊपर वाला 3। अब समझो इसमें ये बराबर हम क्यों कर दिए? DCE बराबर की उपस्थिति DBE। कर दिए। देखो अभी जो कॉन्सेप्ट लगाया गया था कि एक ही आधार और दो त्रिभुज के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा आपस में बराबर होता है, तो यही बात निकाले थे ना। तो यहाँ से लग रहा है कि DCE बराबर DBE बनेगा या DBE बराबर DCE बने, एक ही बात होगा, आगे पीछे लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि DCE के बराबर क्या होता है? n होगा। तो इसका मान हटाएंगे और इस स्थान पे इसका मान क्या कर सकते, लगा सकते हैं, लग जाएगा ना। तो यही बात यहाँ पर सेटिंग किया गया कि इसके बदला में क्या लिखा गया है? इसको लिखा गया, लिखे है नहीं? देखो तो इसके बदला में क्या लिख दिए? जहाँ पे था DCE वहाँ पे क्या लिख दिए? DBE। क्यों लिखे? क्योंकि DCE बराबर DBE होता है। हाँ ठीक है। ये वही यहाँ पर कारण लिख दिए हैं, बराबर होता था। उसके बराबर भी ये हो सकता है, हाँ तो लिख सकते हैं। हाँ ये तो ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है? आप दोनों की मैचिंग कराओ, जो 3 नंबर समीकरण से और कौन नंबर से? 6 नंबर से। ये चूँकि पहले का था, इसका कोई काम नहीं है। अब यहाँ से कर सकते हैं समीकरण, इसको भी कटाएंगे। नहीं, समीकरण 3 तथा कितना था ये? 7 नंबर का था ना। क्या नंबर है? एक काम करना, तो इसी को 6 कर दे। इसमें समीकरण कोई लिखा था क्या? सर वो 6 नंबर था तभी भी लिखा है। हाँ 6 नंबर था ना, चलो ठीक है। अब समीकरण 3 तथा समीकरण नंबर कितना से? 7 से। यहाँ में था 6 नंबर ना, यहाँ में कितना नंबर था? तो उसके बाद ये निकाले ना, ये कितना कहलाएगा? 7 होगा कि नहीं होगा तब? तो समीकरण 3 तथा समीकरण 7 से दोनों क्या, दोनों को जब गौर करते हैं तो क्या पता चलता है? दोनों का लेफ्ट हैंड क्या हुआ? तो बराबर है कि नहीं? खूब बराबर हुआ। इधर खूब पुर जाएगा, एकदम नहीं पुरेगा। देखो
क्या पूरेगा समी 3 से क्यों नहीं पूरेगा? जब लेफ्ट हैंड खूब बराबर हुआ तो राइट हैंड में खूब खूब पूरेगा, है कि नहीं? तो AD बटे क्या होगा इधर? DB बटे AD बटे कितना हो गया? AD बटे DB बराबर क्या हुआ इसका राइट हैंड में? AE बटे, यही प्रूव्ड हो गया। हाँ बस इसी बात तो कटाएं क्यों? ये तो निकालना ही था। उधर वाला सर, उधर से ऊपर भेजो। क्यों कटाएं? सही किताब मारे अब समझो इसमें, अगर किसी समीकरण का लेफ्ट हैंड बराबर होता है तो उसका राइट हैंड भी बराबर होगा, है ना? तो यहाँ पर बिल्कुल पूर गया था, मतलब एक समान आ गया था। कौन सा? लेफ्ट हैंड। इसी वजह से ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। बस इसी बात को निकालना ही था जो सिद्ध करने का था। तो इसी बात को निकालने से इतना झमेला करना पड़ गया। बस अभी तक यहाँ क्या हुआ? फाइनल रिजल्ट उतारो और रहने दो। आई बात समझ में? नहीं तो बोलता तो ये नहीं बताते, इस सवाल पे आ जाते।